नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों, आज का हमारा खास वीडियो बाल विकास और मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अधिगम। तो अब तक इस टॉपिक में से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लगभग ये मेरे पास में 20 पेज की PDF है, जिसमें आपको 180 से लगभग 200 तक के जो प्रश्न इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो ये विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आपके जो अधिगम से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए, पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए या क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो एक बालक अधिक सीखता है यदि उसको आप क्रिया विधि से सिखाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया या उपरोक्त सभी। तो अधिगम के लिए ये तीनों ही प्रक्रियाएं जो आवश्यक हैं। अधिगम के लिए स्वानुभव होना भी आवश्यक है, स्वचिंतन होना भी आवश्यक है और स्वक्रिया का होना भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? इसमें शिक्षण सूत्र नहीं पूछा है, तो इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, अंश से पूर्ण की ओर, ये शिक्षण सूत्र नहीं है। ये शिक्षण सूत्र विपरीत है, जबकि होता है इसमें पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जिसको हम कहते हैं, वही पूर्ण से अंश की ओर होता है। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये सारे के सारे प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न हैं, इसमें पूछा गया है कि विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो निश्चित प्रतिमान का सिद्धांत होता है, ये विकास का सिद्धांत है। विशिष्ट से सामान्य अनुक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास जो होता है वो कभी भी विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और ये जो विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके अंतर्गत ये होता है। तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की मनोसामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। तो ये विकास की जो मनोसामाजिक अवस्था का दृष्टिकोण वो किसने प्रतिपादित किया? बंडूरा ने, फ्राइड ने, कोहलबर्ग ने या एरिक्सन ने? तो जो एरिक्सन थे, इन्होंने 8 भागों में बांटा था और एक सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ये एरिक्सन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद का पिता कौन है? इसमें हल, जेबी वाटसन, फ्राइड और व्यवहारवाद का जो पिता देता है वो जेबी वाटसन को कहा जाता है। इन्होंने वातावरण को लेकर वह परिभाषा दी थी, जो एक फेमस परिभाषा है इनकी, कि आप मुझे चाहे कोई भी बालक दे दो, मैं उनको जो आप चाहो वो बना दूंगा, चोर, डाकू, पुलिस, यानी कि वातावरण को लेकर उन्होंने परिभाषा दी थी। तो व्यवहारवाद का पिता जेबी वाटसन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्मितवादी अधिगम के पक्षधर कौन है? किन्होंने जो निर्मितवादी अधिगम का जो पक्ष लिया था? तो ऑप्शन है स्किनर, लेव वाइगोत्स्की, कोहलर और मैस्लो। तो जो लेव वाइगोत्स्की है, इन्होंने जो निर्मितवादी अधिगम का जो पक्ष लिया था। अगला प्रश्न है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया? तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम ये जो दिया गया था वो डेविड आशुबेल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा इसमें से सही है? अधिगम के प्रकार, कोहलर, अनुभवजन्य अधिगम, कॉल रॉजर्स। तो यही अपना सही हो जाएगा कि अनुभवजन्य जो अधिगम है वो कॉल रॉजर्स के द्वारा दिया गया था। सामाजिक अधिगम ये गेने ने नहीं दिया था, ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और अंतःपूर्ण दृष्टि का जो अधिगम है वो कोहलर से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा प्रक्रिया है चेतन व्यवहार का, न्याय संगत एवं तार्किक का, प्रत्यक्ष विधि का, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। तो प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है वो व्यक्तित्व का रक्षा कवच होता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका चौथा ऑप्शन, व्यक्तित्व का रक्षा कवच। शिक्षण का प्रच्छा प्रतिमान मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, विकसित किया गया था? तो शिक्षण का जो शिक्षण प्रतिमान विकसित किया गया था वो ऑप्शन है ब्रूनर, रिचर्ड शकमैन और ओलिवर और जॉन डीवी। तो ये जो प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान जो दिया गया था वो रिचर्ड शकमैन के द्वारा दिया गया था। सहयोगात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया?
सहयोगात्मक अधिगम का समप्रत्यय किसने दिया? तो जॉनसन और स्मिथ ने, फेल्डर ने, हेलर ने और फिचनर एवं डेविस ने। तो सहयोगात्मक जो अधिगम का प्रत्यय दिया था वो जॉनसन और स्मिथ के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आशुबेल के द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? तो अधिगम का जो आशुबेल के द्वारा 4 प्रकार दिए गए थे उनमें से कौन सा इसमें से नहीं है? विविधीकरण सीखना, अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना, अन्वेषण सीखना। तो आशुबेल ने जो विविधीकरण सीखना है जो ये नहीं दिया था, बाकी तीनों ही है जिसमें दिए गए थे। अगला प्रश्न है, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, ये इसकी विशेषता है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, ये भी इसकी विशेषता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। चौथा है कि व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है, ये इसमें अधिगम की विशेषता नहीं है, क्षणिक अस्थायी परिवर्तन, ये हमारा जिसमें विशेषता नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने अपने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली जो परस्पर क्रिया है उसके द्वारा जो निर्मित समतुल्य ने उसको क्या कहा था? बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया के द्वारा निर्मित समतुल्यन को जो जीन पियाजे थे इन्होंने क्या नाम दिया था? तो उनको अनुकूलन नाम दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा इसमें अनुकूलन। अगला प्रश्न है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो व्यवहारवाद और समग्रवाद का जो अनोखा मिश्रण है वो चिन्ह पूर्णाकार का जो सिद्धांत है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो टोलमैन के द्वारा दिया गया था, चिन्ह पूर्णाकार का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का प्रकार सही तार्किक क्रम में है? आवश्यक कौन सा है जो सही क्रम में, तार्किक क्रम में सही है? तो दूसरा जो ऑप्शन है आवश्यकता, तत्परता, स्थिति और अंतःक्रिया, ये अधिगम प्रक्रिया का सही तार्किक क्रम है। सबसे पहले आवश्यकता, उसके बाद में तत्परता, वो स्थिति और फिर उसके बाद में किया जाता है अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है? तो आकस्मिकता होती है, नवीन परिस्थितियों में अनुक्रिया भी होती है, अनुक्रिया का सहजता भी होती है, लेकिन भविष्योन्मुखी जो सोच है वो अंतर्दृष्टि के अंतर्गत नहीं होती है। चौथा अगला प्रश्न है, कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? तो इनमें से कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? विचारों की विलोम्यता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग और आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था। तो दोस्तों जो चौथी जो इसका जो ऑप्शन है आंत प्रज्ञ चिंतन की अवस्था, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है, क्योंकि ये जो विशेषता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो स्थिति है, चौथी अवस्था, उसकी विशेषता है। तार्किक चिंतन जो है वो अमूर्त चिंतन किया जाता है, वो आंत प्रज्ञ चिंतन की अवस्था चौथी अवस्था होती है, जो 11-12 साल से जो 16 वर्ष के बीच में आती हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव व नवीन खोज में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसके दो उत्तर सही है, क्योंकि नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, वैसे इसके तीनों ही उत्तर सही है। रटने से भी ज्ञान, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान का हस्तांतरण करने से भी, और अनुभव और नवीन अर्थ खोजने से भी। और चौथा ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी होता तो सही होता, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी इसमें नहीं होगा, तो इसलिए इसमें बोनस अंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वैसे पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो हल ने दिया था, लेकिन हल तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो फिर पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक। तो पुनर्बलन का जो जिसने जोर दिया था वो स्किनर ने जोर दिया था, जो अपना सिद्धांतिक क्रिया प्रसूत वाला, उसमें स्किनर ने जो पुनर्बलन का अवधारणा दी थी। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है? तो अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है? उद्दीपक अनुक्रिया का, उद्दीपन अनुक्रिया का, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का और पुनर्बलन का। तो जो अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है वो गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है, जो कि वर्दीमल, कोहलर, कोफ्का, इनके द्वारा ये दिया गया था, और ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं, जो सूझ का सिद्धांत जिसको हम कहते हैं।
अगला प्रश्न है, अधिगम एक प्रक्रिया है, तो अधिगम तथ्यों का संग्रह है, अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण है, परीक्षा की तैयारी या फिर याद करना। तो अधिगम एक प्रक्रिया है अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की। अनुभव के द्वारा अर्थ निर्माण की एक प्रक्रिया है अधिगम। प्रच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है? तो प्रच्छा अधिगम जो है वो संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है कक्षा कक्ष की परिस्थितियों में, कक्षा कक्ष के बाहर की परिस्थितियों में, या उपरोक्त दोनों? तो सहयोगात्मक अधिगम जो आयोजित किया जाता है वो दोनों ही स्थितियों में किया जाता है, कक्षा कक्ष के अंदर भी और कक्षा कक्ष के बाहर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? तो निर्मितवादी सिद्धांत, इसमें बच्चे करके सीखते हैं। निर्मितवादी सिद्धांत का जो आधार है वो बच्चे करके सीखते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से और श्रव्य दृश्य सामग्री से। तो सामाजिक अधिगम हमेशा ही संपर्क से प्रारंभ होता है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार क्या कहलाता है? तो अल्बर्ट बांडुरा ने जो सामाजिक सिद्धांत दिया था, और वो अवलोकनात्मक कह दो या इसको प्रेक्षणात्मक अधिगम कह सकते हैं, तो दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेक्षणात्मक अधिगम दिया गया था। कौन सी सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है? तो विषमांग समूह, समान अवसर, सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, सकारात्मक परस्पर आश्रितता। तो इनमें से जो तीसरा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया का अभाव, ये सहयोगी अधिगम का तत्व नहीं है। प्रयत्न व भूल का सिद्धांत को दर्शाने के लिए थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थार्नडाइक ने चूहों पर प्रयोग किया, बंदरों पर, बिल्ली पर या मनुष्य पर? तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया था, और ये जो प्रयोग किया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था, वो बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था। मांस का मछली का टुकड़ा रख के, मछली रखकर ये अपना प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल सिद्धांत सही क्रम है वो अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना, यही है जो इसका सही क्रम है निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अंतर्गत। कि सबसे पहले अन्वेषण किया जाता है, उसकी व्याख्या, फिर विस्तार और अंत में मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेविन के अधिगम संबंधी क्षेत्र का सिद्धांत की एक मुख्य अवधारणा नहीं है? जो कर्ट लेविन है, इन्होंने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया था, फील्ड थ्योरी दी थी इन्होंने, तो इनमें से कौन सी एक मुख्य अवधारणा उनके द्वारा नहीं दी गई थी? तो विभेदीकरण, जीवन दायरा, वेक्टर्स एवं कर्षण और तल रूप। तो इन्होंने जो विभेदीकरण है इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं दी थी, बाकी वेक्टर्स और कर्षण दिया था, जीवन दायरा भी दिया था, तल रूप भी दिया था टोपोलॉजी वाला। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा विभेदीकरण। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है विभेदीकरण। सीखना केवल ज्ञान या कौशल की प्राप्ति ही नहीं वरन कहीं अधिक है, तो व्यवहार परिवर्तन, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सीखना है जो व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहारगत परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, सही सुधारीकरण के सिद्धांत का क्या आशय है? सही सुधारीकरण का क्या आशय है, सिद्धांत का क्या आशय है? तो सुधार करना, गलत आदतों का नहीं पड़ने देना और गलत आदत को सुधारना या आदत स्थापित करना। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो सही सुधारीकरण का सिद्धांत ये है कि गलत आदत नहीं पड़ने देना, यही इसका जो सही उत्तर है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत, जिसको हम CR थ्योरी कहते हैं, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा, थार्नडाइक के द्वारा, स्किनर के द्वारा, कोहलर के द्वारा। तो संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वो IP पावलोव के द्वारा दिया गया था। एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पाचन क्रिया से संबंधित इन्होंने एक खोज प्रयोग किया था, और कुत्ते की लार इकट्ठी करके इससे संबंधित आपका ये प्रयोग है इसमें। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली अधिगम के आयाम कौन कौन से हैं? तो संकेत अधिगम, उत्तेजन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, उपरोक्त सभी। तो ये रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था प्रभावशाली अधिगम। इसके ये तीनों के तीनों ये जो आयाम हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा समूह अधिगम का तरीका नहीं है? प्रायोजना विधि, परिचर्चा विधि और विचार समिति और अभिक्रमित अनुदेश अधिगम। तो इनमें से जो अभिक्रमित अधिगम है वो समूह अधिगम का तरीका नहीं है, ग्रुप लर्निंग का तरीका। जो अभिक्रमित अधिगम है वो नहीं है, बालक स्वयं है जो खुद अपनी स्वगति से
इसमें अधिगम करता है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है उसी को सीखना कहा जाता है। ये परिभाषा किसने दी थी? किंग्सले ने दी, गेट्स ने दी, क्रो ने दी या फिर क्रोनबेक ने दी। तो ये जो परिभाषाएं, आदतें, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन करने की जो प्रक्रिया है वह सीखना है या अधिगम है, ये क्रो के द्वारा दी गई थी परिभाषा। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिक समायोजन, व्यवहार का रूपांतरण, सामाजिक व राजनीतिक चेतना, अपने रोजगार के लिए तैयार करना। तो अधिगम का जो सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है वो है व्यवहार का रूपांतरण। अगला प्रश्न है, कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है इसमें से? तो अभिवृत्ति होती है सीखने के अंतर्गत, संकल्पना भी होती है, ज्ञान भी आता है, लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है परिपक्वता, ये इससे संबंधित नहीं है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पारंपरिक अनुकूलन। अगला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का सबसे प्रभावशाली घटक है कि इससे बालक शीघ्र सीखता है। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, इससे बालक शीघ्र सीखता है। प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं, तो प्रेरक के अंतर्गत प्रोत्साहन भी आता है, आवश्यकताएं भी आती हैं और प्रबल प्रेरणा भी आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसमें सही है, क्योंकि प्रेरक में प्रोत्साहन, प्रबल प्रेरणा और आवश्यकताएं तीनों इसमें शामिल होती हैं। सीखने का प्रकार, जिसमें प्रक्रिया का विवेचन किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षार्थी परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करता है और अनेक प्रकार की जांच को क्रियान्वित करता है। यह स्पष्ट है कि यह सही है या फिर गलत, इसे कहते हैं निगमन अधिगम, आगमन अधिगम, कल्पनात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। तो इसमें शिक्षार्थी के द्वारा एक परिकल्पना या सामान्य सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है। तो परिकल्पना और सामान्य सिद्धांत निगमन अधिगम के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, निगमन अधिगम। सीखने की प्रक्रिया के 4 चरण कौन कौन से हैं? तो सीखने की प्रक्रिया के जो 4 चरण है वो ऑप्शन फर्स्ट है, क्रिया, उद्देश्य, बाधा, प्रेरणा। प्रेरणा, बाधा, अनुगमन, लक्ष्य, लक्ष्य, हेतु, क्रिया, अनुगमन और उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन और अनुगमन। चौथा ही ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, उद्देश्य, क्रिया, मूल्यांकन एवं अनुगमन। यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस पर प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो ये गुथ्री का सिद्धांत है, जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। गुथ्री ने अपना जो प्रयोग किया गया था वो खरगोश पर किया था। गुथ्री का जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है वो खरगोश पर किया गया था, और ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो भी इसमें हो जाएगा, गुथ्री का प्रतिस्थापन सिद्धांत। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने की समस्या का समाधान निहित होता है? खोजपूर्ण सीखना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, समस्या समाधान है वो खोजपूर्ण के अंतर्गत आती है। बाकी रटकर, अर्थपूर्ण, निरंतर सीखना, ये सभी आशुबेल के द्वारा दिए गए थे, लेकिन जिसमें जो खास पूछा गया सीखने में समस्या का समाधान निहित है तो वो है खोजपूर्ण सीखना में। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो विलियम जेम्स, जॉन वाटसन और थॉर्नडाइक और कोहलर। तो जेबी वाटसन के द्वारा जो शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार दिया गया था। जब विलियम जेम्स, इसको अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? शिक्षार्थी स्वयं के ज्ञान एवं समझ का निर्माण करते हैं, ये निर्मितवादी की विशेषता है। नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से करवाया जाता है, ये भी निर्मितवादी शिक्षण की विशेषता है। सीखना सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया है, ये भी सही है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है कि संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसमें शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में होता है, जो बाल केंद्रित, जो शिक्षक केंद्रित नहीं होती, ये बाल केंद्रित होती हैं, छात्र केंद्रित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? तो कल्पनाशील अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम, निपुणता द्वारा अधिगम, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम। तो कल्पनाशील अधिगम है, ये प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी के विलियम वुंड माने जाते हैं। तो जर्मनी के जो विलियम वुंड है, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में एक पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी मनोविज्ञान की।
इसके लिए इनका नाम प्रसिद्ध है। और ये जो जर्मनी के विलियम वुंट है, इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन है। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है प्रभावपूर्ण, अधिक उपयोगी और अनुभव प्रभावहीन। तो अगर आप पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग करेंगे, ये अधिगम को प्रभावहीन बनाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है बचपन तक, किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जीवन पर्यंत। तो व्यक्ति का जो अधिगम है, वो सीखने की जो प्रक्रिया है, वो जीवन भर चलती रहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवन पर्यंत। कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है, स्थायी और अस्थायी के बीच में परिवर्तन कौन लाता है? तो ये लाता है परिपक्वता। परिपक्वन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिपक्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? जैसा कि थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था। तो थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, इनमें से कौन सा नहीं है? तो तैयारी का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो इनमें से जो दूसरा ऑप्शन है बहुप्रतिक्रिया नियम अंतर्गत आता है। अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी कारक कौन सा है? प्रस्तुतिकरण, पर्यावरण, परिपक्वता, सरल से कठिन। तो विषय वस्तु से संबंधित जो कारक हैं, उसमें फर्स्ट ऑप्शन कैसे होगा? प्रस्तुतिकरण। एक तो ये इसमें सही है और एक सरल से कठिन, ये दोनों इसके सही उत्तर है, क्योंकि सरल से कठिन ये भी इसको प्रभावित करता है और प्रस्तुतिकरण भी अधिगम को प्रभावित करता है। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा भाग करने में करता है, तो अधिगम का स्थानांतरण किस प्रकार का है? मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक या फिर शारीरिक से मानसिक। तो बालक पहाड़े सीख रहा है तो मानसिक क्रिया हो रही है और उसका उपयोग वापस गुणे भाग में ही कर रहा है, यानी कि मानसिक में ही हो रहा है। तो तीसरा ऑप्शन है मानसिक से मानसिक में, ये इसका सही हो जाएगा कि पहाड़े सीखकर गुणा भाग करना, मानसिक से मानसिक में अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है तो प्यास, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और भूख। तो देखो प्यास भी होती, सुरक्षा भी है और भूख भी है, लेकिन प्रतिष्ठा जो है वो इसमें प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है संबंधवाद, जिसको हम साचर्यवाद के नाम से भी जानते हैं, के अनुसार कौन सा बंध संबंधित है? स्थिति और प्रत्युत्तर, उद्दीपक व प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर व प्रतिक्रिया, उद्दीपक और प्रतिक्रिया। इसका सही उत्तर है उद्दीपन और प्रत्युत्तर। अगला प्रश्न है मनोविश्लेषण में किसके अध्ययन पर बल दिया जाता है? तो मनोविश्लेषण में हमेशा है जो अचेतन मन पर या फिर अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है इसके अंतर्गत अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी अधिगम की आधारभूत शर्त नहीं है? संलग्नता, प्रतिपादन, अभ्यास, पुनर्बलन। तो संलग्नता भी अधिगम के आधारभूत शर्त हैं, अभ्यास भी है, पुनर्बलन भी है, लेकिन प्रतिपादन जो है वो अधिगम की जो आधारभूत शर्त नहीं है। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह उसके अस्तित्व में है, यह कौन सी अवस्था कहलाती है? यह वस्तु स्थिति के बारे में पूछा गया है। तो संवेदीगामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त प्रयोगों का काल। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 साल। जो 0 से 2 वर्ष की जो उम्र है संवेदी इंद्रिय जनित गामक अवस्था उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? तो ये जेबी वॉटसन की परिभाषा है कि मनोविज्ञान विशुद्ध विज्ञान है या शुद्ध विज्ञान है, तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद। अगला प्रश्न है कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? अंतर्दृष्टि जो सूझ का सिद्धांत है उसको कौन प्रभावित नहीं करता है? तो बुद्धि, व्यक्तित्व, प्रत्यक्षीकरण, अनुभव। तो इनमें से जो व्यक्तित्व हैं वो अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को प्रभावित नहीं करते हैं, बाकी बुद्धि, प्रत्यक्षीकरण और अनुभव ये तीनों ही इसको प्रभावित करते हैं। रॉबर्ट एम गैने के अनुसार कौन सा अधिगम का प्रकार नहीं है? अंतर्दृष्टि अधिगम, संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साचर्य अधिगम। तो रॉबर्ट गैने के अनुसार इनमें से जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अधिगम अंतर्दृष्टि अधिगम, ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित है।
एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने, उसे बनाए रखने का प्रवृत्त करती हैं, यह क्या कहलाती हैं? अभिरुचि, अभिधारणा, अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा। तो यह गुड की परिभाषाएं किसी कार्य को शुरू करने, उसको जारी रखने और उसको बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है, वो अभिप्रेरणा कहलाती हैं। तो ये अभिप्रेरणा की परिभाषा है। निर्मितवाद के अनुसार कौन सा इनमें से गलत है? अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन स्वयं कर सकता है, बिल्कुल सही इसमें होता है। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है, ये इसमें गलत है। ज्ञान का जो हस्तांतरण का जो उत्तरदायित्व है वो शिक्षक का नहीं होकर, शिक्षक तो इसमें केवल सुविधा प्रदाता के रूप में होता है, परामर्शदाता के रूप में होता है। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती हैं, तो छात्रों की निष्पत्ति एक तो स्वप्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा, इन सभी पर जो निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, किस विधि में उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्नकर्ता विधि, मनोभौतिक विधि, आत्मनिष्ठ अंकन विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक जो विधि है उसके अंतर्गत उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जन्मदाता है वो कौन है? तो गेस्टाल्टवाद की जो जन्मदाता है वो वर्दीमर है, वर्दाइमर और कॉफका इनके सहयोगी थे। परंपरागत संबंधता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये वही संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है जिसको हम CR थ्योरी कहते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत। तो ये पावलोव के द्वारा दिया गया था, परंपरागत संबंधता का सिद्धांत, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। संकेत अधिगम जो ज्ञान के सीखने के को सामान्यतः जाना जाता है। साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम और लास्ट है इसमें परस्पर संबंधता अधिगम। तो चौथा इसका सही उत्तर है परस्पर परंपरागत संबंधता अधिगम। रॉबर्ट गेने के अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? तो इन्होंने 8 परिस्थितियां बताई थी। अगला प्रश्न है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा में कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उससे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो इसका अर्थ है आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा और गणितीय प्रेरणा, और आंतरिक और बाह्य दोनों। तो उसके पापा ने उसको मोटरसाइकिल देने की वादा किया, जिसके कारण वो है जो अधिक मेहनत कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है। तो ये बाह्य प्रेरणा है। अच्छा अधिगम निर्भर करता है शिक्षक पर, बिल्कुल सही है, छात्रों की सक्रिय रुचि पर और उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी पर जो अधिगम, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को जो चाहे वो करने दे, गलत है। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, ये भी गलत है। छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे, समस्याएं हल करने से छात्र अनुशासन में नहीं रहेंगे। तो चौथा ऑप्शन इसका, छात्रों को उसमें नरमी और दृढ़ता के साथ उनके साथ में व्यवहार किया जाए। फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? इदम, अहम और परा अहम। तो इदम, अहम और अति अहम, जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इड, ईगो और सुपर ईगो। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी अभिवृत्ति रखने वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है वो आक्रमक, सुरक्षात्मक, अस्वीकरण और पश्चगमन। इस प्रश्न में बोनस दिया गया था। अगला प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम संबंधित है। श्रृंखला अधिगम जो दिया गया था वो रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया था, दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा था? तो ये कहा था जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास पर व्यवस्थित कार्य करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? तो वो थे जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी इन्होंने। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे वह उसे काफी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या फिर लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा है। तो यह उदाहरण है, तो यह उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा प्रयुक्त न किया गया नाम कौन सा है? तो पियाजे ने आत्मीकरण का नाम भी दिया, संगठन भी दिया, स्कीमा भी दिया, लेकिन ये उदात्तीकरण है वो पियाजे के द्वारा नहीं दिया गया था। अध्ययन का उच्चतम श्रृंखला अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, अनुकूलित परिवर्त अधिगम।
तो ये रॉबर्ट गेने का दिया गया था ये समस्या समाधान अधिगम। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा, समस्या समाधान अधिगम। ये अध्ययन का जो उच्चतम स्तर होता है। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको अभियोग्यता कहा जाता है। किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट क्षमता होती है उसको अभियोग्यता कहा जाता है, या अभिक्षमता भी इसको कह सकते हैं। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तो किशोरावस्था के अंतर्गत जीवन दर्शन, समाज सेवा की भावना, सुसमायोजन। दूसरा ऑप्शन है समूह का महत्व, दोहराने की प्रवृत्ति, विद्रोह की भावना। और तीसरा ऑप्शन है तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन, दबाव। तो चारों के चार ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है सम्मिलित करना है। कोहलर, थांडाइक, पावलाव और स्किनर, दूसरी तरफ इनके सिद्धांत के नाम दिए गए हैं, तो इनको मिलान कर लेते हैं। कोहलर ने जो दिया गया था वो सूझ का सिद्धांत दिया गया था। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। थांडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था। और स्किनर ने जो दिया था वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और पावलाव ने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कोहलर ने चिंपांजी पर, सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। और थांडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया। पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। और स्किनर ने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। इनमें से नोबेल पुरस्कार किसको मिला आपको कमेंट करना है कि ये जो चार नाम दिए गए हैं कोहलर, थांडाइक, पावलाव और स्किनर, इनमें से नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद से संबंधित है, बिल्कुल सही है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। और वर्दीमर गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। ये तीनों सही है। लेकिन जो जॉन डीवी है ये संरचनावाद से संबंधित नहीं है। ये प्रयोजनवाद पर संबंधित है जॉन डीवी, तो संरचनावाद से संबंधित नहीं है। संरचनावाद से विलियम वुंट और ये टिश्नर ये इनसे संबंधित है। संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास कराना चाहिए। तो आत्मचेतना का, आत्म प्रेरणा का, आत्मनियंत्रण का और आत्मानुभूति का। तो संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को आत्मनियंत्रण का अभ्यास कराना चाहिए। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है, जो वर्दी की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह किसका कथन है? ट्रेयर्स का, गेने का, स्ट्रेयर का या फिर मैकग्रो का? तो ये जो कथन है वो रॉबर्ट गेने का है। उत्तेजित प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रायड, वाटसन, बीएफ स्किनर और थांडाइक। ये उत्तेजित अनुक्रिया का सिद्धांत या फिर जो परंपरागत प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है वो तो दिया गया था पावलाव के द्वारा, लेकिन उत्तेजित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो इसमें चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। ब्रूनर के अनुसार कौन सा सिद्धांत नहीं है? कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो नवीन ज्ञान और सूचना को ग्रहण करना, अर्जित ज्ञान का रूपांतरण करना, ज्ञान की पर्याप्तता की जांच करना और ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, ये ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच करना। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया था? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है, जो कि जेबी वॉटसन के द्वारा दिया गया था व्यवहारवाद का सिद्धांत। और व्यवहारवाद का पिता भी जेबी वॉटसन को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं कि इनमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ये संज्ञानवादी मानते हैं कि समस्या समाधान के लिए इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है ज्ञान स्वीकार नहीं करता है। तो ये देखो व्यवहारवाद स्वीकार करते हैं, संज्ञानवाद भी करते हैं, संरचनावाद इसको स्वीकार नहीं करते। तो चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा संरचनावाद। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो इसमें हम सम्मिलित करते हैं, जो कार्य क्षेत्र का जो सिद्धांत है वो कर्ल लेविन ने दिया था।
सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था, और कार्ल रोजर्स ने जो दिया था वो स्व सामर्थ्य का सिद्धांत दिया था, और ब्रूनर ने जो दिया था वो संज्ञानात्मक सिद्धांत का दिया था। अगला प्रश्न है, व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि बालक स्वाभाविक अधिगम करता होता है। ये इसमें नहीं माना जाता व्यवहारवाद में। वातावरण व्यक्ति को बदल सकता है, सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, और प्रत्येक व्यक्ति सब कुछ सीख सकता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है, ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति जो सभी प्रकार के व्यवहार सीख सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने में सर्वथा उचित है? तो शिक्षक को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की भी पहचान करनी चाहिए, ताकि ये जो गणित शिक्षण को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आर.एम. गायने, ब्रूनर, वाइगोत्स्की और इवान पावलोव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इवान पेट्रोविच पावलोव 1904 में दिया गया था। ये रूसी शरीर विज्ञानी थे, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्होंने जो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो दिया गया था इनके द्वारा, CR थ्योरी। संज्ञानात्मक समग्राकृति वैज्ञानिक नहीं है। इनमें से कौन सा संज्ञानात्मक समग्राकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? तो देखो, जो गेस्टाल्टवाद है उसके समर्थक कौन कौन है? वर्दिमर कोहलर-कोफ्का और कर्ट लेविन, ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं। जो टोलमैन है वो इससे संबंधित नहीं है। अधिगम प्रक्रिया में कौन से चरणों में कौन अप्रचलित रहता है? अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया और लक्ष्य। तो चारों इसमें सही है, क्योंकि अप्रचलित तो चारों ही प्रचलित रहते हैं। इसमें अभिप्रेरणा भी होती है, बाधा भी होती है, लक्ष्य भी होता है और अनुक्रिया भी होती है। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब वह अपने गणित के अध्यापक को पसंद करता है, बिल्कुल सही है। गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, ये भी सही है। वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। ये तीनों के तीनों इसमें सही उत्तर हैं। तो जो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखता है उसके लिए तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो उपरोक्त सभी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति गणित में सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है? वह गणित का साहित्य पढ़कर, गणितज्ञों के चित्रों को देखकर, गणित पर भाषण सुनकर, गणित की पहेलियों और समस्याओं को सुलझा कर जो कोई भी व्यक्ति गणित की सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है। वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है उसको बाइनरी कोड पद्धति कहा जाता है। 2 डिजिट इसमें काम में लिए जाते हैं, 0 और 1। गणित में विद्यार्थियों द्वारा की गई संप्रत्यात्मक त्रुटियों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनको इकाई परीक्षण दिया जाए, उन्हें निदानात्मक परीक्षण दिया जाए, और कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की जांच के लिए मौखिक दिया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण दिया जाए। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती हैं। तो सीखने की तत्परता का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक के द्वारा दिया गया था। तो थार्नडाइक की तत्परता के नियम की ओर संकेत करती हैं। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव करके, उसको क्या कहा जाता है? उसको सामाजिक अधिगम कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक अधिगम। बालक का व्यवहार, सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृति वह जिसमें जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर जिसमें वह आता है। तो सामाजिक व्यवहार में तीनों ही इसको प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, अभिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? तो क्षेत्र सिद्धांत पर, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत पर, और गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत पर, परंपरागत अनुकूलन पर। तो जो अभिक्रमित अधिगम है वो क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर आधारित है।
जो स्किनर के द्वारा दिया गया था। बीएफ स्किनर ने के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो अनुकरण और पुनर्बलन का परिणाम होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पुनर्बलन और अनुकरण। अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व के एक सूत्रीय विकास के लिए माँ बाप को चाहिए कि वे घर में अनुकूल वातावरण उसको प्राप्त करवाए, क्योंकि जिस प्रकार का घर में वातावरण होगा बच्चे का व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का विकसित होगा। यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है, यह किसने व्यक्त किया था? तो ये ब्रूनर की परिभाषा है कि विकास की किसी भी अवस्था में बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम कौन सा है? तो CS, US और UR, ये अनुबंधन होने की जो उपयुक्त शर्त है, क्रम है। CS कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। पावलोव और स्किनर किससे संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। तो यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह काफ़ी प्रसिद्ध परिभाषा है। व्यवहारवाद के जनक जो वाटसन थे, इन्होंने दी थी ये, कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ। तो ये JB वाटसन के द्वारा दी गई परिभाषा थी। व्यवहारवाद के ये जनक कहे जाते हैं। थार्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संयोजनवाद के नाम से जाना जाता है। इसको संबंधवाद के नाम से भी जाना जाता है, और बंद थ्योरी भी इन्होंने दी थी। अगला प्रश्न, कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो अधिगम समायोजन ये बिल्कुल सही है। अधिगम सार्वभौमिक ये भी बात सही है। अधिगम का परिणाम प्रेक्षणीय होता है, ये ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो भी हम सीखते हैं उसको देख सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए वो संज्ञानवादी थे, संज्ञानात्मकवादी, उनके द्वारा ये दिया गया था। संप्रत्य निर्माण और समस्या समाधान ये जो दिए गए थे घटक, वो संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत के अंतर्गत दिए गए थे। अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है? अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित होना और कल्पना करना। तो संज्ञान जो है वो कल्पना से संबंधित होता है। कल्पना, चिंतन, तर्क, ठीक है, निरूपण, ये वाले जो सारे संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। श्रृंखला अधिगम संबंधित हैं, ये रॉबर्ट गैने ने दी थी। 8 प्रकार के अधिगम परिस्थितियां बताई थी इन्होंने। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये JB वाटसन के द्वारा किया गया था व्यवहारवाद का प्रतिपादन। जो कोहलर थे ये गेस्टाल्टवाद से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, अधिगम का निष्पादन है, अधिगम का निष्पादन अभिवृत्ति है, ज्ञान है और कौशल है। इसका मतलब उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, गैने के अनुसार अधिगम का कौन सा उच्चतम स्तर है? जो समस्या समाधान है वो गैने का उच्चतम स्तर होता है, अधिगम का समस्या समाधान। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये रिपीट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे नवीन ज्ञान की जो प्राप्ति है वो ज्ञान के स्थानांतरण से भी होती है। तो इसका तीसरा जो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता व्यक्ति विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए। नहीं, ये गलत है। और कठोर अनुशासन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनको विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। इन्होंने हिमखंड से जो मन की तुलना की थी। मन की 3 भाग बताएं, चेतन, अचेतन और अचेतन। तो इन्होंने मन की जो तुलना है वो एक समुद्र में बर्फ के तैरते हुए पहाड़ से की थी, आइसबर्ग से की थी। अगला, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह कौन सा नियम है?
ये प्रभाव का नियम, इसको संतोष का नियम कहते हैं हम, वही नियम है ये। अगला प्रश्न है, क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम हैं प्राप्त करना मात्र ज्ञान, मात्र अभिवृत्ति, ज्ञान और अभिवृत्ति और अनुभव। तो अभिवृत्ति आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वही अधिगम है। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन करना ही अधिगम है क्रो एंड क्रो के अनुसार। अधिगम जीवन पर्यंत की प्रक्रिया है जो पूर्ण होती हैं, विद्यालय में भी होती हैं, समाज में भी होती हैं, परिवार में भी होती हैं और सभी जगहों पे होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों ही, इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम क्या है? तो क्षमता का विकास। परिपक्वता का मतलब होता है क्षमता का विकास। कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उपरोक्त सभी के द्वारा। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण होता है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा E.A. पील के द्वारा दी गई थी। E.A. पील ने परिभाषा दी कि सीखना अधिगम जो है एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण के द्वारा होता है। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है तो वह सीख कर खोजता है। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है उसको परिपक्वन कहते हैं, परिपक्वता उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिगम का मुख्य नियम है? जैसा कि थार्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था। तो मुख्य नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम, ये गौण नियम है। आत्मीकरण, साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये तीनों ही तो गौण नियम है, लेकिन जो अभ्यास का नियम है वो मुख्य नियम के अंतर्गत आता है। तत्परता और प्रभाव का नियम भी इन्होंने दिया था जो कि मुख्य नियम के अंतर्गत ही आते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है? इच्छा शक्ति, अभ्यास, ज्ञात से ज्ञात की ओर प्रस्तुतिकरण। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक, शिक्षक का जो प्रस्तुतिकरण का जो तरीका है वो बालक को प्रभावित करता है। तो सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, प्रस्तुतिकरण। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती हैं, तो यह स्व प्रत्यय या फिर बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। रिपीट क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधि में उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो प्रयोगात्मक जो विधि है उसका अंतर्गत उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गेस्टाल्टवाद के जो जन्मदाता है वो कौन है? तो वर्दीमर है, वो गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। कोहलर इसके प्रयोगकर्ता माने जाते हैं और कॉफका इनके सहयोगी माने जाते हैं। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपांजी बंदर पर अपना गेस्टाल्ट से संबंधित प्रयोग किया गया था। परंपरागत समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये पावलोव के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है संकेत अधिगम, जो गेने के सीखने की सामान्यतः गेने के सीखने से संबंधित है, कौन सा है? तो वो है परंपरागत संबंधता अधिगम। संकेत अधिगम गेने के परंपरागत संबंध का जो अधिगम है उससे संबंधित है। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई? तो ये इन्होंने 8 परिस्थितियां बताई थी। अगला प्रश्न है, एक छात्र बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उससे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, जिसका अर्थ है कि वो बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अधिगम किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षक पर, छात्रों की सक्रिय रुचि पर, शिक्षण विधियों पर और उपरोक्त सभी पर। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी पर। नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि क्या है? तो इदम, अहम और परा अहम। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इदम, अहम और परा अहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है सारे के सारे, तो बाकी के जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। कुछ प्रश्न इसमें रिपीट हो गए थे, तो ये आशा करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न होगा। लगभग ये 50 मिनट का वीडियो इसमें शामिल किया गए हैं। अगर आप इसी तरीके के आगे भी वीडियो चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप अगले वीडियो कौन से टॉपिक से संबंधित चाहते हैं। मैं आपको
वीडियो बनाकर जो वो सारे के सारे प्रश्न एक साथ उपलब्ध करवा दूंगा कि आप किस प्रकार के टॉपिक से संबंधित प्रश्न एक साथ चाहते हैं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों के साथ शेयर करें जो कि आपके साथ में जो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें और सब में मनोविज्ञान पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप इसी तरह से जो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।